हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 34वां पार्ट देखेंगे नागरिक शास्त्र का, जो आपकी जीएससी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, डेल्टी गेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाकर के, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे रिवीजन क्लास चलाए जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था कल्याणकारी राज्य का उदय होना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 19वीं शताब्दी अगर देखा जाए, 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है अधिकांश राज्य अपने को पुलिस राज्य रखकर ही संतुष्ट थे। उनका मुख्य काम था जो है शांति व व्यवस्था स्थापित करना। परंतु जैसे ही 20वीं शताब्दी में जो राज्य ने अपने नागरिकों के कल्याण की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी शुरू कर दी, तब जो है कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। और आज हर राज्य जो है अपने को एक कल्याणकारी राज्य कहना पसंद करेगा। ठीक है, तो जो पुलिस राज्य थी, पुलिस राज्य की अवधारणा थी, वो फीकी पड़ गई कल्याणकारी राज्य के उदय होने के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और कल्याणकारी राज्य का उदय भी पूछता है तो ये 20वीं शताब्दी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का विकास हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या कहा जाए ऐतिहासिक सिद्धांत जो है राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है, और यह जो है विभिन्न तत्वों के प्रभाव से युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ है, जिसमें जो है स्वजन समूह, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना की विशेष भूमिका रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है। तो जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में, ठीक है, इसमें उसका जो है न्याय निहित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो जो है अपने न्याय विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन मानव स्वभाव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से आरंभ करता है। उसके अनुसार जो है मानव आत्मा के 3 प्रधान गुण होते हैं, वासना, शौर्य एवं विवेक। और उसके अनुसार जो है समाज में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जबकि उसका प्रत्येक घटक अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार आचरण करे, अर्थात कहा जाए तो अपने स्वधर्म का जो है पालन करे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि यह माना जाता है कि राज्य सभी की भलाई का कार्य करता है, इसलिए जो है राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन की तरह जो है लास्की ने भी राज्य को अधिकतम सामाजिक भलाई करने वाली संस्था माना था और सामाजिक हित से संबंधित सभी कार्यों पर जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण की मांग की थी, और राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के कारण जो है इसके कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना होता है। उपर्युक्त कथन का संबंध किससे है? तो ये लोक कल्याणकारी राज्य से है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए जो है सामाजिक बाधाओं को दूर करने का विचार जो है प्रस्तुत करके ग्रीन ने प्रारंभिक उदारवादियों से बिल्कुल भिन्न विचार सामने रखा था। उसके अनुसार जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सामाजिक भलाई आवश्यक है, और यही विचार जो है 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य का आधार बना था। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति हम लोग पढ़े हैं 20वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत स्वरूप कौन सा है? तो है सम्मान तंत्र। ठीक है, सम्मान तंत्र। प्लेटो जो है आदर्श राज्य के स्वरूप के पतन के क्रम को जो है 5 भागों में बांटता है: राजतंत्र, कीर्ति तंत्र, अल्पतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र। ठीक है, और राजतंत्र में जो है जनता को सर्वाधिक सुख प्राप्त होता है क्योंकि इसमें जो है न्याय भावना से अनुप्राणित दार्शनिक राजा शासन करता है, और साम्यवाद के पतन के बाद जो है योद्धा अपनी कीर्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ाने की दृष्टि से जो है राज्य का संचालन करते हैं। यह राजतंत्र का जो है पहला विकार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, हाब्स को व्यक्तिवादी कहा गया क्योंकि वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, तो बिल्कुल गलत है। वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है, तो ये भी गलत है। वह राजा के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति देता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये इसमें कोई सही नहीं होगा।
ठीक है। हाब्स के व्यक्तिवादी सिद्धांत का प्रमुख सार यह है कि व्यक्तित्व ही किसी वस्तु की वास्तविकता है एवं इच्छा विवेक से पूर्ववर्ती होती है। ठीक है। तो हाब्स जो है व्यक्ति को पूर्ण रूप से आत्मकेंद्रित मानता है, जिसकी इच्छा है कि उसका अस्तित्व है। हाब्स ने अपने चिंतन में व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना अधिक महत्व दिया है कि उसका समस्त राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति के स्वभाव पर आधारित है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तीनों नहीं सही हो रहा है, क्योंकि उसका प्रमुख सिद्धांत था कि व्यक्ति ही किसी वस्तु की वास्तविकता एवं इच्छा विवेक से जो है पूर्ववर्ती होता है। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई सही नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन है 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन लॉक को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब इंग्लैंड में सन 1688 में क्रांति हुई तो लॉक ने इसका समर्थन किया था, और क्रांति के इस समर्थन के कारण ही उसे इस क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक विधियाँ बुद्धिमत्ता की विधियाँ हैं, यह कथन किसका था? तो ये कथन था हॉब्स का। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हॉब्स के विचार से जो है प्राकृतिक विधि का अभिप्राय वे नियम थे जिनके अनुसार जो है कोई भी बुद्धिमान प्राणी यदि उसे अपने आसपास की पूरी परिस्थितियों का पूरा ज्ञान हो तथा वह क्षणिक भावनाओं या उद्वेगों से प्रभावित न हो तो वो कार्य करेगा। इसलिए जो है प्रकृति की विधि उचित विवेक का आदेश है। यह उन वस्तुओं के निरंतर अभ्यस्त है जिन्हें जीवन की सतत रक्षा के लिए या तो करना पड़े या छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हॉब्स सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है रूसो के राज्य दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है, तो किसका? तो समान हित की समान चेतना का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समान हित की समान चेतना का जो है ये प्रतिनिधित्व करती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूसो के अनुसार जो है सबकी इच्छा जो है व्यक्तिगत हितों का ध्यान रखती है, जिसके कारण वह विशेष इच्छाओं को का योग मात्र होती है, परंतु सामान्य इच्छा केवल सार्वजनिक हित का ध्यान रखती है, और समाज में जो है समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग जो है सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स के लिए अनुपयुक्त है? हॉब्स के लिए अनुपयुक्त है तो मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं, ये उसके लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। हॉब्स के विचार में जो समझौता था वो जनता और किसी प्रभुसत्ताधारी में नहीं बल्कि हर व्यक्ति या सारे व्यक्तियों के साथ हुआ है। अर्थात अगर कहा जाए तो प्रभुसत्ताधारी इस समझौते में कोई पक्ष नहीं है, यह व्यक्तियों को का आपस में एक पक्षीय समझौता है। वे शासक को नियुक्त नहीं करते वरन समझौते द्वारा अपनी सत्ता को अधिकार सौंप देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अनुपयुक्त शब्द पूछा है तो यहाँ पे बी करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। तो ग्रीन की जो प्राथमिकता थी वो चेतना थी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रीन के मंतव्य को स्पष्ट करते हुए बार्कर ने एक परिभाषा दिया था कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए जो है राज्य आवश्यक है। ये कहा था ग्रीन के लिए कहा था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने चेतना को जो है मुख्य तत्व के रूप में प्राथमिक रूप में उसमें दिया था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि व्यक्ति सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करता है, उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? तो ये रूसो के द्वारा मंतव्य है। ठीक है, क्योंकि सामान्य इच्छा मेरी ही सर्वश्रेष्ठ इच्छा है, अतः मुझे इस इच्छा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। सामान्य इच्छा के आदर्शों का पालन करने में स्वयं अपने आदर्शों का ही पालन कर रहा हूँ और इस प्रकार जो है सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा हूँ। इसी संबंध में रूसो पुनः बल दे करके कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करेगा तो समस्त समाज उसके ऊपर दबाव डालेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि ये दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की तुलना में व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व न देते हुए यह माना है कि मनुष्य राज्य में रहकर ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से कर सकता है, और आधुनिक साम्यवाद में भी व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र है जिसे निर्दिष्ट कार्य करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है कानून संप्रभु का आदेश है, यह कहा है। तो आप लोग पढ़े हैं, इसको ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। ऑस्टिन का कहता है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। और हाब्स ने क्या कहा था कानून के बारे में, तो हाब्स भी यही कहा था, ठीक है। हाब्स भी यही कहा था कि कानून संप्रभु की जो है आदेश है, ठीक है। किंतु ऑस्टिन का यह कथन है, ठीक है। ये ऑस्टिन ने कहा था, लेकिन इसका समर्थन किया था हाब्स और बेंथम ने, ठीक है। ये जान लीजिए, कानून जो है संप्रभु की आज्ञा है, आदेश है, ये कहा था ऑस्टिन ने, और उसके समर्थन किया था हाब्स और बेंथम ने, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा दिया था जीन बोधा ने, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन बोधा ने किया था, और उसने कहा था कि संप्रभुता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो प्लेटो का रिपब्लिक था, सही है। लॉक का लेवियाथन, तो लॉक का लेवियाथन थोड़ी ना था, ये हाब्स का था, ठीक है। लेवियाथन किसका था, तो हाब्स की पुस्तक थी, यही आपका सही हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मार्क्स का दास कैपिटल था और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। तो सही नहीं है आपका बी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है उस संप्रभु के पीछे जो वकील मान्यता देते हैं एक अन्य संप्रभु होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है डायसी का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक राज्यों में वह जहां कानूनी प्रभुसत्ताधारी कानून बनाने और लागू करने की सर्वोच्च संस्था है, वहां इस प्रभुसत्ताधारी के पीछे जनता की इच्छा होती है जो शक्ति का अंतिम स्रोत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुलवादियों में किसका विचार है कि विधि राज्य से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है। तो ये है ड्यूगी का, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लियो डोगी तर्क देता है कि कानून का आधार सामाजिक सुदृढ़ता है, अतः कानून को अस्तित्व में लाने का श्रेय जो है राज्य को नहीं, वह राज्य की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान था और उसका स्थान राज्य से ऊंचा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था। तो ये बहुलवादियों ने किया था, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्टिन के ने जो है संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। ऑस्टिन जो है संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, और इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और बहुलवाद को जो है संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयस्कर मानती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है बहुलवादियों की मान्यता है कि संप्रभुता विभाजित है। बहुलवादी मानते हैं कि संप्रभुता जो है वो विभाजित है, यह असीमित संप्रभुता का खंडन करता है और आंतरिक व बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में जो है संप्रभुता को सीमित मानता है, ठीक है। और आंतरिक क्षेत्र में जो है राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्राकृतिक एवं नागरिकों के एवं समुदायों के अधिकारों से सीमित होती है, तथा बाहरी क्षेत्र में यह जो है राज्य की शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित है। और संप्रभुता जो है विभिन्न समुदायों में या बोला जाए तो राज्य के अंगों में विभाजित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है यह कथन किसका है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। तो ये जैफरसन ने कहा था, ठीक है। यह वक्तव्य अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलनकारी था एवं संविधान निर्माण में हिस्सा लेने वाले ये भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जैफरसन, और इन्होंने ही कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने हमको स्वतंत्रता भी दी है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है जो लेखक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें बहुलवादी कहा जाता है, ठीक है। बारकर और फिगिस ने जो है राज्य को समाजों का समाज माना था, और बारकर ने जो है राज्य को समूह का समूह तथा समुदायों का समुदाय भी माना था,
ठीक है। इसी तरह लिंडसे भी थे, और लिंडसे ने क्या कहा था, राज्यों के संगठन का संगठन तथा सहचर्यों का साहचर्य, ये सभी जो है प्रमुख बहुलवादी विचार थे। और लास्की के अनुसार जो है, चूँकि राज्य अन्य संघों में संतुलित स्थापित करता है, अतः वह जो है संघों का संघ है। ठीक है। ये भी पूछता है कि संघों का संघ किसने कहा था, तो ये लास्की ने कहा था। ठीक है। और लास्की एक बहुलवादी विचारधारा के थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों में। तो 24 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि व्यक्ति के स्वयं संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो ये JS मिल ने कहा था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मिल ने जो है व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में बांटा था, पहला स्वयं संबंधी कार्य और दूसरा जो है पर संबंधी कार्य। और स्वयं संबंधी कार्य की परिधि जो है व्यक्ति स्वयं है, जैसे कपड़े पहनना, शिक्षा प्राप्त करना, सिगरेट पीना, ये सभी कार्य जो है स्वयं संबंधी में आ जाते हैं। और व्यक्ति को ऐसे कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, और व्यक्तिगत कार्यों की स्वतंत्रता का अभाव जो है समाज की प्रगति के लिए जो है खतरा बन जाता है। और समाज की नवीनतम की रक्षा के लिए जो है राज्य को व्यक्ति के स्वयं संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे स्वयं संबंधी कार्य मतलब अपने द्वारा स्वयं किया गया कार्य। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है, उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य हैं। तो राज्य के कार्य, उदारवादी व्यवस्था में न्यूनतम भूमिका होना चाहिए राज्य का। ठीक है, ये मानता है। ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदारवादी जो है हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास करते हैं एवं राज्य को न्यूनतम कार्य सौंपते हैं, जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखना एवं न्याय की स्थापना करना प्रमुख है। और इसके समर्थकों में जो अगर माना जाए तो इसके समर्थक जो थे एडम स्मिथ, बेंथम, स्पेंसर, जानला की सभी जो है राज्य की भूमिका न्यूनतम मानते थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को समाजवाद योग्यता के अनुसार तदंतर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत ने किया, तो ये किया था वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, भी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वप्नलोकीय समाजवादियों के एक विपरीत मार्क्स द्वारा जो है प्रतिपादित समाजवाद का एक काल्पनिक विचारधारा मात्र न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारवादी दर्शन है। ठीक है। और इस दृष्टि से जो है मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जा सकता है। मार्क्स ने जो है समाजवाद एवं साम्यवाद को क्रमशः 2 अवस्थाएं मानी हैं, जहां समाजवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और अपने काम के अनुसार जो है प्राप्त करेगा। वहीं साम्यवाद में तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो है योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा, क्योंकि तब जो है उत्पादन पूरे पैमाने पर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, फांसीवाद से उदय होता है, तो उग्र राष्ट्रवाद उदय होता है। ठीक है। फांसीवाद इटली भाषा के फैसियो, ठीक है, फैसियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों से बना गट्ठर। ठीक है, इसका अर्थ होता है लकड़ियों से बना गट्ठर, और इसके अनुशासन और एकता का बोध होता है। इसे जो है अनुशासन एवं एकता का बोध होता है। वास्तव में जो है फांसीवाद का अर्थ उन तानाशाही पूर्ण शासनों से लिया जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में जो है इटली में तथा हिटलर के नेतृत्व में 1933 में जर्मनी में स्थापित हुआ था। ठीक है। और साधारण अर्थों में उग्र राष्ट्रवादी, गैर लोकतंत्रीय, गैर मार्क्सवादी, प्रतिक्रियावादी उग्र आंदोलनों एवं शासनों को जो है फांसीवादी कह दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फेबियनवाद शुद्ध रूप से अंग्रेजी विचारधारा थी, जिसका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ। यह आंदोलन जो है 4 जनवरी 1884 को फेबियन सोसाइटी की स्थापना से आरंभ हुआ था। और इसके संस्थापक कौन था फेबियन समाजवाद का, तो इसके संस्थापक थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इसके प्रमुख थे, और इसमें और भी सदस्य थे, डीजीएट कोल थे, सिडनी ओलिवर थे, ग्राहम बल्लास थे, एनी बेसेंट थे। ये सभी जो है इनसे इसके सदस्य भी रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हर राजनीतिक समाज में अनेक हित व अल्पसंख्यक होते हैं, और इन हितों व अल्पसंख्यकों के आधार पर अनेक छोटे छोटे दल जो है
व समूह जो है हर राजनीतिक व्यवस्था में बनते रहते हैं। सामान्य बहुमत तथा निरपेक्ष बहुमत प्रणालियों द्वारा जो है संपादित निर्वाचनों में से ऐसे दलों व समूहों को उचित व उनके समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। उन्हें जो है उचित तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए जो है निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? तो मार्क्स मानता है। ठीक है, दास प्रथा के युग में जो है स्वामी वर्ग के सदस्यों अल्पसंख्या में होने के कारण जो है बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इसके द्वारा जो है सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की जो है व्यवस्था की गई और इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का जो है सूत्रपात हुआ था। और मार्क्स ने अपने शब्दों में बताया था, राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते? तो ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो यहाँ पे चुनाव वो नहीं लड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, हित बुद्ध गुट आदि शब्दों का प्रयोग जो है दबाव गुटों के लिए किया जाता रहा है। ठीक है, और इसका संबंध विशेष मसलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन में नहीं होते और न ही चुनाव में अपनी प्रत्याशी खड़ा करते हैं। ठीक है, वो अपने कार्य मनवाने के लिए जो है सत्ता पर आसीन जो है सत्ताधारी को झुकाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।